वेलकम स्टूडेंट्स। आप 12वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पेपर की सीरीज़ देख रहे हैं। जो फाइनल पेपर आपके 12वीं कक्षा के हुए हैं उनमें ABC कोड पहले आपके आ चुके हैं। आज डी कोड, अभी डी कोड की बारी है। कल ही आपका ये पेपर हुआ था, तो आप अपने अंकों का अनुमान लगाना चाहते होंगे। उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपका पेपर है जो कल हुआ था। ये डी कोड है और डी कोड के ऑप्शन पर्सन हम करने जा रहे हैं। जो ऑप्शनल पे पर्सन है वे हैं, जैसा कि इसमें ऑप्शन पेपर है ए भाग का व्यष्टिगत अर्थशास्त्र से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। पहला प्रश्न आपका, जब उत्पादन स्तर शून्य होता है तो उस समय परिवर्तनशील लागतें होती हैं। तो उस समय परिवर्तनशील लागतें शून्य होती हैं, तो आप शून्य को टिक मार्क करेंगे। क्योंकि आपको पता है, मैं पहले पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब स्थिर लागतें होती हैं वो तो आएंगी, उत्पादन हो या ना हो। बट जब परिवर्तनशील लागतें नहीं होती हैं तो उत्पादन शून्य होता है। परिवर्तनशील लागतों के कारण ही, न होने के कारण ही उत्पादन शून्य होता है। तो अगला प्रश्न इसमें इसी का इंग्लिश मीडियम में आपका, व्हेन द प्रोड्यूस लेवल इज जीरो देन वेरिएबल इज कॉस्ट। वही उत्तर आएगा आपका इसका सेम, दोनों मीडियम में सेम आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है केवल मांग, केवल पूर्ति मांग, दोनों इनमें से कोई नहीं। इन द परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द ओनली डिमांड, ओनली सप्लाई, बोथ डिमांड एंड सप्लाई, नॉन ऑफ दीज। तो पूर्ण प्रतियोगिता या इन परफेक्ट कंपटीशन में कीमत का निर्धारण दोनों मिलकर करती हैं, डिमांड भी और सप्लाई भी। इसलिए हमारा यहाँ उत्तर बनता है सी। तो आप सी को टिक मार्क करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है, मार्केट प्राइस है और डिटरमाइंड बाय द, अल्पकाल में शॉर्ट रन, दीर्घकाल में इन द लॉन्ग रन, अति अल्पकाल में इन द वेरी शॉर्ट रन। डी ऑप्शन आपका ऑल दी अबव, उपरोक्त सभी। तो इनमें हमारा अति अल्पकाल में होता है जो इसका होता है, तो हम अति अल्पकाल को टिक मार्क करेंगे। ऑल ऑफ दी आप इसको इन द शॉर्ट टाइम, ये आपका ऑप्शन रहेगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आप चलते हैं, चौथा, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तब कुल उत्पादन क्या होता है। प्रश्न वही है, ये आगे पीछे पूछ रखे हैं आपके। तो जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। यहाँ बढ़ रहा है तो इसी के कारण सीमांत उत्पादन बढ़ रहा तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। कुल उत्पादन बढ़ने के कारण ही सीमांत उत्पादन आपका बढ़ता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यही रहेगा। इंग्लिश में भी आपका इंक्रीज एट द इंक्रीज रेट, बढ़ती हुई दर से जब बढ़ता है। तो आगे आपका प्रश्न है, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। कंज्यूमर डोमिनेशन इज इन द कंट्रोल इकोनॉमिक्स, फॉर इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ उपभोक्ता जहाँ प्रभुत्व हो तो मुक्त अर्थव्यवस्था में होता है, फ्री इकोनॉमी होती है ना, फ्री इकोनॉमिक्स में वो उपभोक्ता आज़ाद होता है। तो अपना ये बी ऑप्शन रहेगा इसका। तो बी को अपन टिक मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, जब मांग वक्र का ओ एक्स के समांतर होता है मांग की लॉज क्या होती है। शून्य, अनंत, इकाई से अधिक। व्हेन द डिटरमिनेंट कर्व इज द पैरेलल ओ एक्स, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड विल बी इन्फिनिटिव, जीरो, यूनिट, द मोर देन। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इसका, अब उस डायग्राम से समझाएंगे। ये डायग्राम है इसका। तो ये ओ एक्स है आपका, ये ओ वाई है, इसके समान ये आपकी डी वक्र है। आपका ये डी वक्र है, ये डी वक्र है। तो ये आपकी मांग है कितनी हो, तो इसका मतलब ये कम ज़्यादा हो जाए कीमत, ये कम ज़्यादा होता है, अनंत होती है इस पर। तो आपका अनंत रहेगा, इन्फिनेटिव का निशान लगाएंगे हम। इसके बाद जो अगला है प्रश्न वो है आपका, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मांग कम होने पर उसकी संतुलित कीमत क्या कम होती है। भी जब मांग ही कम होगी तो सीधी सी बात है कोई खरीदेगा नहीं उसकी, तो कीमत भी संतुलित कम होगी। जुमा ईजी सी बात थी आपके बहुत। व्हेन द थिंग्स रिमेन सेम, व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन सेम, इक्विलिब्रियम प्राइसेस, कमोडिटी विल बी
डिस्क्रीज व्हेन इट्स डिमांड विल बी डिस्क्रीज। तो आपका ऑप्शन रहेगा कम होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वस्तु की मांग व बीच में कौन सा संबंध होता है? व्हाट इज द टाइप रिलेशन फाउंड द बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? मांग की लोच वाले चैप्टर में आया था आपका, तो इसका उत्तर होगा आपका ऋणात्मक। इसके बाद आपका स्टेटमेंट वाला है प्रश्न। इसमें अभिकथन आपका है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किए जाए का एक पहलू नहीं है, पहलू है ये। यदि ये नहीं शब्द होता आपका तो ठीक होता, बट यह नहीं शब्द आने के कारण आपका ये गलत होगी स्टेटमेंट। प्रत्येक अवस्था केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये ठीक है आपको। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या बनेगा? हमारा उत्तर वो बनेगा जिसमें पहला गलत हो और एक गलत हो और आर ठीक हो। तो आप 4 सत्य विकल्प है नीचे देखिएगा। पहले विकथन ए तथा अर्क दोनों सत्य हैं, नहीं है सत्य दोनों, इसलिए हमारा पहला गलत। दूसरा विकथन ए और अर्क दोनों सत्य हैं, ये भी गलत, क्योंकि ये भी सही व्याख्या भी नहीं करता और कर भी नहीं रहा, नहीं भी कर रहा स्पष्टीकरण। अभिकथन ए सत्य है, नहीं है सत्य, ये हमारा गलत। और डी ऑप्शन है अभिकथन ए असत्य है, हाँ हमारा ए असत्य है, आर सत्य है, आर सत्य है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन। ओके, तो इसी प्रकार आपका इंग्लिश मीडियम में भी आपका डी ऑप्शन बनेगा, सेम है दोनों में। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है सीमांत आगम एम आर एन किसके बराबर होता है? तो ये आपका ये सूत्र होता है, इसका ये फार्मूला होता है। तो ये हमारा गलत है ये वाला, तो ये हमारा ठीक है, ये उत्तर हम लिखेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला है वो ये है। तो इसके बाद मांग वृद्धि ये आप कर लेंगे। प्रश्न आपके थ्योरी के प्रश्न हैं, सारे के सारे बहुत ईजी हैं, इतनी जानकारी। ये प्रश्न मैं आपका न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ये मैंने दूसरी वीडियो में करवाया भी था, बट इसको भी करवा देते। इसमें आएगा आपका औसत आगम 20 है, इकाई 1 है तो 20 एकम 20 आएगा। और सीमांत कुछ नहीं आएगा। अगर 20 है 15 दूनी 30, 15 आएगा औसत है जो। और ये आपका आएगा 20 और 30 के बीच में अंतर है 10। और इसके बाद 13 3 39, ये 13 आएगा आपका। और ये आपका आएगा 39 में से 30 गया 9 आएगा। और ये आपका आएगा 4 10 को 40 10 आएगा। और ये नीचे आपका आएगा 40 में से चला गया 1 आएगा। ये आपका 40 में से 40 गया, ये नीचे तो 0 आ जाएगा। सीमांत तो आपका और औसत आएगा आपका 8 5 40 8 आ जाएगा। और ये आ गया 6 है, 6 इकाई है, 36 से भाग दें 6 6 36। औसत आपका आगम ये आ गया और सीमांत आगम आएगा आपका 36 में से 40 गया -4 आएगा। ये आपका प्रश्न था। मेरे ख्याल में इंग्लिश में भी सेम रहेगा, तो मैंने दोनों बार करने की ज़रूरत नहीं है, समय ज़्यादा ख़राब होगा, बड़ी लंबी वीडियो होगी, इसलिए मैं छोटे में काम चला रहा हूँ। ये आपके प्रश्न हैं, ये आप कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रश्न थे, इतने ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। अब हमारी बारी आती है समष्टिगत अर्थशास्त्र की। तो इसमें देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें आपका पहला सवाल है यदि MPC 0 है तो गुणक क्या होगा? गुणक का फार्मूला आपको पता है सभी बच्चों को, K बराबर 1/1 माइनस MPC। यहाँ आपका 1 है 1/1 माइनस MPC कितना आपका 0 है, तो 1/1 बचा, 1 से 1 कट गया, आपका 1 बचा। तो आपका आंसर क्या हुआ? ए आंसर हुआ। तो इस प्रकार सवाल को आप कर सकते हैं, सरल बहुत आसान सा था। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में भी आप ए लिखेंगे। अगला प्रश्न, लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश क्या कहलाता है? उसको हम प्रेरित निवेश कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मोटिवेशन बाय द होप प्रॉफिट इज इंश्योर्ड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका हुआ है, सरकार की गैर कर योग्य आय का फीस भी गैर कर योग्य है, लाइसेंस परमिट ये भी गैर कर योग्य है या नहीं? ए और बी दोनों है आपकी। मेन सोर्स ऑफ द नॉन टैक्सेबल इनकम गवर्नमेंट इज फीस, लाइसेंस, प्रॉफिट, बोथ ऑफ ए एंड बी। ये आपका ये प्रश्न था। इसके बाद जो अगला प्रश्न 21वां, राजकोषीय घाटा होता है उसमें से
प्राथमिक राजकोषीय घाटा में से प्राथमिक राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? जब राजकोषीय घाटा में से हम ब्याज का भुगतान घटा देते हैं तो वो होता है ए वाला आपका सही है। इंग्लिश मीडियम में भी फिजिकल डिफेक्ट्स इन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, ये वाला ठीक है आपका, इसलिए सब इसको करेंगे। इसके बाद आप अगला प्रश्न चलेंगे। शेष विषयों का क्षेत्र वह है जो उपभोग करता है, उत्पादन करता है, उधार देता है। नहीं, शेष विषय क्षेत्र आयत और निर्यात का काम होता है और शेष क्षेत्र का और कोई काम नहीं होता इसका, तो हम इसको करेंगे उपभोग को। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इज सेक्टर विच प्रोड्यूस द थिंग, कंज्यूमर द थिंग, बोरो द मनी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। विशेष विषयों का काम होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। अगला प्रश्न है, किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में सिक्के, करेंसी, मांग जमा, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है आपका, बी ऑप्शन ठीक है। और इसमें बी में आप इसको लगा देंगे, चिन्ह कर देंगे। आगे आपका प्रश्न है, मांग पूर्ति अपने स्वयं निर्धारित करती है, किसने कहा था? ये JVCB ने कहा था, JCB। तो आपका इसका उत्तर हो जाए JCB। बच्चों की डिमांड के कारण मुझे ये पेपर प्रश्न पत्र बनाना पड़ा, वरना बाकी वही प्रश्न आपके बार बार वीडियो मांग रहे हैं कि डी कोड दे, तो डी कोड का बना रहे हैं हम। डी कोड में प्रश्न वही है, सीरीज अलग अलग है। 25वां प्रश्न है आपका RBI भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। एक बंद अर्थ आगे आपका उस दूसरा क्वेश्चन आ गया। एक बंद अर्थव्यवस्था में आयत का मूल्य शून्य होता है। बिल्कुल ठीक बात आपकी, शून्य होता है, कोई मूल्य नहीं होता बंद अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था में बाकी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। और इस संबंध न होने के कारण ही उसका आयत निर्यात का मूल्य शून्य होता है, इसलिए हमारा इसका उत्तर ए बनेगा। अभिकथन ए और ते दोनों सत्य हैं और तर्क आर अभिकथन ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है। इंग्लिश मीडियम में भी आप इसका ए ही उत्तर लगाएंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वस्तु एवं कर सेवा, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए खालिस्तान टैक्स। कौन सा टैक्स है? जो GST के बोलते हैं हम जिसको, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हम इनडायरेक्ट टैक्स पर हम इसको चिन्हित करेंगे, इसमें चिन्हित कर देंगे। इसमें भी बाद में आपका ये है अप्रत्यक्ष कर। ओके। इसके बाद आगे आपका प्रश्न, बजट की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपने प्रश्न लिखना है, ये आपके सारे प्रश्न उसके हैं। ये एक प्रश्न दिया था आपका, इसमें आपने निकालना है राजस्व घाटा निकालना है। बहुत ईजी प्रश्न। आप राजस्व घाटा निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय घटा दें। राजस्व प्राप्ति है 4,42,980 में से आप 4,20,880 घटा देंगे तो आपका ये राजस्व घाटा आ जाएगा, आपका ये राजस्व घाटा आ जाएगा। अब दूसरी पे पूछे राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं? राजकोषीय घाटा निकालने के लिए जो आपकी आय है, गैर जो कुल व्यय है, कुल व्यय में से आप एक तो कुल व्यय, इसमें से आप कुल व्यय में से आप इसमें से आप घटाएंगे राजस्व प्राप्तियाँ एक तो ये घटाएंगे और दूसरा इसके साथ आप एक चीज़ और घटाएंगे, गैर ऋण सृजित आय, ये घटा देंगे आप। यानी आप जो आपके पास कुल व्यय है 4,54,380, इसमें से ये कुल व्यय है आपके पास, इसमें से आप 4,42,980 भी घटाएंगे क्योंकि ये राजस्व प्राप्तियाँ हैं आपकी। और प्राप्ति इसके अलावा आपका गैर ऋण से विसर्जित आय 34,230, ये भी घटा देंगे। अब प्रश्न आता है तीसरा आपका, ये प्रश्न भी आपका हो गया। अब आता प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा का भी पीछे भी आप एक क्वेश्चन करके आए थे, उसमें से क्या घटाना होता है आपको? आपको राजकोषीय घाटा जो आया है उसमें से आपको निवल ब्याज का दायित्व घटाना है। निवल ब्याज का दायित्व घटा देंगे तो आपका प्राथमिक जो राजकोषीय घाटा उसमें से आप
जो आपने अभी अभी राजकोषीय घाटा निकाला, उस राजकोषीय घाटा में से आप यदि आपने नेट इंटरेस्ट एबिलिटी घटा देंगे, ये घटा देंगे तो आपका बच जाएगा, आपका ये वाला बच जाएगा। तो इसके बाद ये प्रश्न आपका ईजी था, आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। प्रश्न नंबर ये आपका अगला बचता है 29 में। ये बड़ा इजी था, आपका सूत्र निकालने थे इन तीनों के। मैं सूत्र के लिख ही देता हूँ। औसत उपभोग प्रवृत्ति का आता है आपका C/Y, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का डेल्टा C/डेल्टा Y, और उपभोग इसका है S/Y। तो ये आपके सूत्र थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इंग्लिश में भी रहेगा। ये प्रश्न आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक आता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें बहुत ही इजी प्रश्न था आपका। इसमें आप सभी जोड़ लेंगे, आप इसको भी जोड़ देंगे इस प्रश्न में, क्योंकि हमने करना है। इसमें पहला प्रश्न पूछा है इन्होंने पूछा है घरेलू आय। तो घरेलू आय क्या होती है? घरेलू आय आती है NDP@FC, और राष्ट्रीय आय क्या होती है? NNP@FC। तो हमने ये दो चीज़ निकालनी है, एक ये निकालनी है, एक ये निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए, इसके लिए निकालने के लिए हमें घरेलू आय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको भी जोड़ना होगा, इन सभी को, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। मिश्रित आय है, मिश्रित आय को भी जोड़ना है आपने, और अतिरिक्त लाभ है ये भी इसमें शामिल होते हैं, तो इसको भी जोड़ना है। सामाजिक सुरक्षा का योगदान, इसको भी जोड़ना है। निम्न लाभ कर, इसको भी जोड़ना है। बट ये आपने नफिया को नहीं जोड़ना, यहाँ तक जोड़ देना आपने यहाँ तक जोड़ देना। और यहाँ तक आप जोड़ जो करेंगे इसका ऊपर का, तो इसका ये छोड़ देना आपने। ये नफिया है आपका NFIA, ये आपका नफिया हो गया। यहाँ तक जोड़ेंगे तो आपका जोड़ आएगा, जहाँ तक मेरे याद है पिछली वीडियो में देखा था मैंने, 1980। ये आपका 1980 बनेगा। कितना बनेगा आपका? 1980 आपका क्या आ गया? ये आपका आया है डोमेस्टिक इनकम आ गई। 1980 आ गई आपकी डोमेस्टिक इनकम। नफिया आपका कितना है? NIF, नफिया आपका है 100। तो आपकी नेशनल इनकम कितनी आएगी? आपकी ये वाली कितनी आएगी? ये आएगी आपकी 2080। बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था ये। 2080 आपका इसका उत्तर बनेगा। इसके बाद आपका आगे क्वेश्चन ये होएगा आपका इंग्लिश वाला। इसके बाद आपका बस इसी के साथ आपका प्रश्न पत्र ख़त्म है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश की है कि जितने प्रश्न हो सकते थे उनको सॉल्व करूं। बाकी आप कर सकते हैं, डिटेल वीडियो अगली में देखेंगे। आपको वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम।